आज हम लोग पढ़ रहे हैं माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे मालों की आवश्यकता होती थी। इनमें से कुछ स्थानीय स्तर पर पाए जाते थे, जैसे मिट्टी। मिट्टी तो हर जगह पाई जाती है, स्थानीय स्तर पर मिल जाते थे। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे पत्थर, लकड़ी, धातु, ये सब बाहर से मंगवाने पड़ते थे। तो बाहर से मंगवाने के दो तरीके थे, एक था स्थल मार्ग और दूसरा था जल मार्ग या नदी मार्ग। स्थल मार्ग में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने का प्रतिरूप मिला। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय कच्चे माल लाने के लिए बैलगाड़ियों का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा सवारी के काम में भी बैलगाड़ियां लाई जाती होंगी। दूसरा है नदी पथ। नदी पथ में सिंधु नदी तथा उसकी जो उप नदियां थी, उसके बगल में बने नदी मार्गों से परिवहन का काम किया जाता था। तो ये हो गए माल प्राप्त करने की नीतियां। अब हम लोग देख रहे हैं कि उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाले माल। तो हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए जैसे बालाकोट और नागेश्वर, जहां शंख आसानी से उपलब्ध थे, वहां उन्होंने बस्तियां स्थापित कर ली। फिर ऐसे कुछ अन्य पुरास्थल हैं, जैसे अफगानिस्तान के सूरतघई से एक नीले रंग के कीमती पत्थर लाजवर्त मणि यहाँ पाया जाता था। अफगानिस्तान के सूरतघई। इसके बाद कार्नेलियन लोथल से प्राप्त होता था। लोथल जो गुजरात के भड़ोच में स्थित है। उसके बाद सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से प्राप्त होता था, और धातु राजस्थान से प्राप्त होता था। कच्चा माल प्राप्त करने की और एक नीति थी अभियान भेजना। राजस्थान के खेतरी से तांबा प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता था, और दक्षिणी भारत से सोना प्राप्त किया जाता था। इन अभियानों से, इसके लिए अभियान भेजा जाता था। इन अभियानों के माध्यम से वहां के समुदायों के साथ भी संपर्क स्थापित किया जाता था। ये वहां पर मिले पूरा वस्तुओं के से ही पता चलता है। क्षेत्रीय क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुराविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। और यहाँ पर जो मृदभांड मिले हैं, वो हड़प्पा संस्कृति के मृदभांड से कुछ भिन्न थे। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो हो गए कि हड़प्पा, भारत के अंदर हड़प्पा के जो कच्चे माल कैसे लाते थे, ये हो गया। अब सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। सुदूर जो भारत के बाहर
क्या संपर्क थे? हाल ही में हुए जो पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि अरब के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान से भी तांबा लाया जाता था। ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तुओं में निकल के अंश मिले। इससे पता क्या चलता है कि दोनों में जरूर ही कुछ संपर्क रहा होगा। एक विशिष्ट प्रकार का मर्तबान मिला जो आपके किताब में 1.17 में चित्र दिया गया है। उसकी ऊपर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई है। ये परत इसलिए चढ़ाई गई है कि इससे कोई तरल पदार्थ का रिसाव ना हो। तो इसमें क्या रखा जाता था ये तो पता नहीं, लेकिन संभव है कि तांबे के विनिमय में इसमें कुछ चीजें रखकर भेजा जाता होगा। मेसोपोटामिया के लेखों से हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो मेसोपोटामिया के लेखों से ये पता चलता है कि वहाँ पर मगान नाम दिया गया है, मगान नाम का उल्लेख किया गया है। हड़प्पा के लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन मेसोपोटामिया के लिपि को पढ़ा जा सका है। इसीलिए ये पता चलता है कि वहाँ पर जो लेख मिले हैं उसमें मगान नाम का उल्लेख किया गया है। मगान यानी संभवतः वो ओमान के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो ओमान जहाँ से मेसोपोटामिया में भी तांबा आता था और इसमें भी इन मेसोपोटामिया के जो तांबे थे उसमें भी निकल के अंश मिले हैं। मेसोपोटामिया में हड़प्पा के मोहरे, बाट, मनके भी मिले हैं। मेसोपोटामिया के लेखों में ये भी उल्लेख है बहरीन, मेलुहा और मगान का भी उल्लेख मिला है। मेलुहा, उसमें हड़प्पा के लिए मेलुहा का नाम लिया गया है। उन लेखों में यह भी कहा गया है कि मेलुहा से प्राप्त कार्नियल, लाजवर्द, सोना, तांबा और लकड़ियां यहाँ आती थी, यानी मेसोपोटामिया में प्राप्त होती थी। मेलुहा के विषय में और एक बात कही गई है कि वहाँ का हाजा पक्षी की आवाज राजप्रसाद से सुनाई देती है। हाजा पक्षी मोर के लिए, ये हाजा पक्षी मोर ही है ऐसा कहा जाता है। मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है और संभवतः ये बहरीन, मेसोपोटामिया, ओमान से संपर्क, मेलुहा का संपर्क या हड़प्पा का संपर्क सामुद्रिक मार्ग से ही होता था। वहाँ इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाजों और नावों के भी चित्रांकन पाते हैं। तो ये इसमें प्रश्न आता है कि शिल्प उत्पादन के लिए, कच्चे माल प्राप्त करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते थे।
तो इसमें उत्तर क्या होगा कि नागेश्वर और बालाकोट के नज़दीक बस्तियां बसाई गई। इसके अलावा पूरा स्थल थे, जैसे अफगानिस्तान के सुर्तगुई, लाजवर्द मणि पाए जाते थे। कार्नेलियन गुजरात में पाए जाते थे और सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में पाया जाता था। तो ये सभी पूरा स्थल थे। और दूसरा क्या तरीका था? दूसरा तरीका था अभियान भेजना। जैसे राजस्थान के खेतरी से तांबा मंगवाया जाता था और दक्षिणी भारत से सोना मंगवाया जाता था। इसके लिए अभियान भेजा जाता था। तो ये दो पद्धति हैं कच्चे माल प्राप्त करने के लिए, शिल्प उत्पादन के लिए कच्चे माल प्राप्त करने के दो उत्पादन हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मोहरे और मुद्रांकन। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। मान लीजिए कि एक थैले में कुछ सामान भरकर हमें कहीं दूर भेजना है, तो क्या करेंगे? पहले उसके मुंह को रस्सी से बांध दिया जाता था। उसके बाद गीली मिट्टी लेकर इसके ऊपर जमा दिया जाता था। फिर एक या एक से अधिक मोहरों को इस गीली मिट्टी में ऐसे दबा दिया जाता था कि उसकी छाप इसमें पड़ जाए। अब इसको जहां भेजना है वहां भेज दिया जाता था। जब ये थैला गंतव्य स्थल पर पहुंच जाता था और इसके जो मुद्रांकन थे वो सब ठीक ठाक रहते थे, अक्षुण्ण रहते थे, तो पता चलता था कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। और इन मुद्रांकनों से ये भी पता चलता था कि इसके जो प्रेषक हैं, भेजने वाले का पहचान भी इन मुद्रांकन से पता चलता था। अब है हड़प्पा की लिपि। यह एक रहस्यमय लिपि थी। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति पर कुछ लिखा हुआ रहता था। लिखा यानी उसमें चित्र बना हुआ रहता था, जो संभवतः उसके मालिक के नाम या पदवी को दर्शाते थे। ये चित्र आमतौर पर जानवरों के होते थे। कहा जाता है कि अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ मालूम हो जाए, इसलिए ये चित्र बनाकर इसको समझाया जाता था। अधिकांश अभिलेख जो थे, वो जो लिखा हुआ रहता था चित्र के माध्यम से, वो छोटे होते थे। लेकिन सबसे बड़ा जो अभिलेख था वो 26 चिन्हों का था। लेकिन ये जो लिपि थी, ये जो चित्र बनाकर जो लिपि लिखी जाती थी, वो आज भी पढ़ा नहीं जा सका है। ये कोई वर्णमाला नहीं थी, क्योंकि इसमें 375 से 400 तक चिन्ह थे। किसी भी वर्णमाला में इतनी अधिक संख्या नहीं रहती है। 26 हुए, 27 हुए, 30 हुए, इतने ही वर्णमाला रहते। ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे? 40, 45। लेकिन यहाँ तो 375 से 400 तक चिन्ह हैं। और ये जो लिपि थी वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था।
साधारणतः क्या होता है, बाईं ओर से हम लोग बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं। और ये लिपि हमें विभिन्न वस्तुओं में देखने को मिलती है। तो किन किन जगह पर ये लिखावट मिली है? मुहरों में मिली है, तांबे के औजारों में मिली है, मर्तबानों के आवट में मिले हैं, तांबे तथा मिट्टी के लघु पट्टिकाओं में मिली है, और आभूषण में मिली है, अस्थि छड़ में मिली है। तो ये हुई ये लिपि की विशेषता कि ये लिपि चित्रात्मक है और इसके चिन्ह भी बहुत ज़्यादा हैं और इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब आते हैं हम लोग बाट के बारे में पढ़ते हैं। बाट क्या है? बटखरा। आज भी आप लोग देखते होंगे कि बटखरे से नापते तौलते हैं, लेकिन अभी तो बहुत जगह डिजिटल हो गया है, डिजिटल तराजू। हाँ, तो उसमें बटखरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उस समय बटखरा या बाट थे। बाट ये चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बहुत ही साधारण था, सामान्य था, इसमें कोई निशान नहीं था, घनाकार आकृति थी। और जो छोटे जो बाट थे वे आभूषण और मनकों को तौलने के काम में आते थे। और जो बड़े पलरे और तराजू भी मिले। और निचले मानदंड द्विधारी होते थे, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से। और जो ऊपरी मानदंड था वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। अब इसमें प्रश्न ये आता है कि हड़प्पई लिपि को क्यों रहस्यमय कहा गया है? सबसे पहली बात है कि ये चित्रात्मक लिपि है। क्या लिपि है? चित्रात्मक लिपि है और इसमें कोई वर्णमाला नहीं है। ये क्या है? इसमें 375 से 400 तक चिन्ह हैं और इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और चौथी बात क्या है? ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है, इसलिए इसको रहस्यमय लिपि कहा गया है। और ये संक्षिप्त नोट पर बाट के बारे में भी आ सकता है। तो बाट तो बहुत आसान चीज़ है। बाट यानी बटखरा। ये बहुत ही साधारण बटखरा उस समय बाट होते थे। इसमें कोई निशान नहीं होती थी। ये घनाकार आकृति के होते थे और छोटे बाट भी पाए जाते थे, बड़े बाट भी होते थे। बड़े पलरे तराजू ये भी मिले हैं। और ये चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। तो ये हो गया बाट के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी।